क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लासेस है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ हर तरह की तैयारियाँ होती है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th क्लास का ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखेंगे ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या है क्या नहीं है, वो देखने जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, इसमें दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है। एक केमिकल बॉन्डिंग है और दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, ये बॉन्डिंग का मतलब होता है, बॉन्डिंग का मतलब तो हम लोग जानते हैं। बॉन्डिंग होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू, ऐसा भी होता है। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर। ठीक है ना, यानी दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो एक तरह का एग्रीमेंट होता है वही बॉन्डिंग कहलाता है। एग्रीमेंट का मतलब ये था कि तुम ये कहो, हम ये कहते हैं, हम ये लेते हैं, ये करते हैं, ऐसा आप समझ लो, ऐसा मैं समझ लेता हूँ, और इस तरह से दोनों में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री में क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा आप लोगों ने, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़कर, नोबल गैस वो है जो बिल्कुल लास्ट ग्रुप होता है, 18th ग्रुप है। अगर मॉडर्न में देखें तो 18th ग्रुप है, और अगर मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो वह 8th ग्रुप है, जिसमें आता है हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। तो ये आम तौर पे जिनका आउटर शेल कंप्लीट होता है वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, जब वो रिएक्शन नहीं करते तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी नोबल गैस है, उसको नोबल गैस भी बोलते हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक है, ये जितने भी गैसेस हैं, ये द एलिमेंट्स ऑफ 8th और 18th। 8 तो मेंडलीव के हिसाब से और 18 जो है ना मॉडर्न के हिसाब से, 18th ग्रुप वाले जो एलिमेंट है, द एलिमेंट्स ऑफ 8th और 18th ग्रुप आर known as नोबल गैस। ठीक है ना, नोबल गैस, इनर्ट गैस। ठीक, नोबल इनर्ट क्यों कहते हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें जो एलिमेंट है ये हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया। नियॉन का 10 है, इसका लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6, ये पूरा कंप्लीट रहेगा ये। ठीक है, इसी तरह से 18 का लिखेंगे तो आर्गन का 18 लिखेंगे 18, तो 1s2 एंड 2s2 2p6 3s2 3p6, ये पूरा 18 हो जाएगा। ये क्या समझ में आया कि इनके जो आउटर शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट फील होते हैं। जब उनका कंप्लीट फील होता है तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, वो नहीं चाहते किसी से रिएक्ट करना, क्योंकि उनका आउटर शेल कंप्लीट है। जब उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो हमेशा ही एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो वो जो है नोबल गैस एग्जिस्ट इन, नोबल गैस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नोबल गैस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो का मतलब एक ही एटम होता है इसमें, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक गैस। अभी मैं इसको और फर्दर बताएंगे, हम वापस चलते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग पे। क्या बताया कि दो या दो एलिमेंट के बीच में एक तरह का बॉन्डिंग होता है, एग्रीमेंट होता है, और उसी के हिसाब से वो फिर बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन किस बात पे एग्रीमेंट होता है? क्या देखा गया कि जो पीरियोडिक टेबल में इस वाले एलिमेंट को छोड़कर, नोबल गैस को छोड़कर जितने भी हैं उनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं, उनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं। तो उनका एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो चाहते हैं कि मेरा आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी की वजह से वो चाहते हैं कि आउटर शेल मेरा कंप्लीट हो जाए, और इसकी वजह से ही वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट कर ले अपना आउटर शेल, या दे के कंप्लीट कर ले, या फिर शेयर करके कंप्लीट करेगा। तीनों मोड है उसमें। कितनी बात समझ में आई? और जो दूसरा पहली जो टेंडेंसी है वो तो ये है कि अपना आउटर शेल कंप्लीट कर ले, और जो दूसरी जो बेसिक टेंडेंसी है वो ये है कि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि जब उसका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता तो वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए मूव करते रहता है, कभी इससे कभी उससे, किसी न किसी से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल गेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है उसका आउटर शेल। जैसे उसका आउटर शेल कंप्लीट होता है फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो जो दूसरी टेंडेंसी है एलिमेंट को बॉन्डिंग बनाने की, क्यों बॉन्डिंग बनाते हैं, वो है टू गेन द स्टेबिलिटी। तो अब हम लोग अगला जो बात बताने जा रहे हैं कि कोई एलिमेंट है बॉन्डिंग तो बनाता है, मगर क्यों बनाता है, तो कॉज ऑफ बॉन्डिंग हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला बात बताने जा रहे हैं हम लोग, कॉज ऑफ बॉन्डिंग। कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बनाने की क्या वजह है? तो सबसे पहला जो दे रखा है, इसमें दो वजह दे रखा है। एक दे रखा है टू कंप्लीट द आउटर शेल, टू कंप्लीट द आउटर शेल, ये अपने आउटर शेल को कंप्लीट करना चाहता है, एक टेंडेंसी तो ये है। और दूसरी जो टेंडेंसी है टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी। अब इन दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ इसको, ठीक है। टू कंप्लीट द आउटर शेल, टू कंप्लीट द आउटर शेल, इसको हम बोलते हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट भी बोलते हैं इसको, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। जितने भी हम लोग एलिमेंट लेंगे उनमें क्या देखा है, जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनका आउटर शेल जो है, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, सिवाय नोबल गैस के, जो अभी हमने पीछे बताया था। नोबल गैस को छोड़कर जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कुछ एलिमेंट का, तो जैसे मान लो हम लोग किसका ले लें, कार्बन का ही ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है और 6 होता है, और ये 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो ये सेकंड शेल पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल पे एक और भी तरीका था हम लोग का लिखने के लिए, 2 4, ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरे पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की जो टेंडेंसी है वो कितना है,
दूसरे पे 8 रख सकता है। एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द शेल, वो फॉर्मूला है 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है ना। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है कोई शेल, उसको हम लोग 2n², पहले शेल पे n का वैल्यू 1 लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, 1 का स्क्वायर 1 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाता है, तो पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरे शेल पे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8, तो दूसरे शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है। कितनी बात समझ में, तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड शेल पे है, और जबकि 8 इलेक्ट्रॉन रखने की उसकी कैपेसिटी है, तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसको हम लोग ऐसे 2 5 लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 8 रख सकता है मगर इसके पास है 5। ऐसी ऑक्सीजन है, ये 2 6 हो जाएगा। ऐसी फ्लोरीन है, 7 होता है, और 9 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो नंबर दिखा रहा है, ये सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के शेल के रेस्पेक्ट में दिखाना चाहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, तो ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, ठीक है ना। इसको हम लोग दूसरे शेल को बोलेंगे वैलेंस शेल भी बोलते हैं, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देख रहे हैं, कार्बन में देख रहे हैं, इस पे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल पे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सेकेंड शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की। तो इनमें से किसी का भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो जाहिर है ये चाहेंगे कंप्लीट करना। इसकी टेंडेंसी होगी कि चाहे मैं लेकर या देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, मैं अपना 8 पूरे कर लूँ, लेकर या देकर। इसी को हम लोग बोलते हैं ये टू कंप्लीट द आउटर शेल। ये एक टेंडेंसी है एलिमेंट की, वो चाहता है कि मेरा आउटर शेल कंप्लीट हो जाए किसी भी तरह से, चाहे इलेक्ट्रॉन को कोई दे दे हमें, या मैं किसी को दे दूँ, या किसी के साथ इक्वली म्यूचुअली शेयर हो जाए, तो वो उसके हिसाब से उसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो वजह ये है कि वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरा आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और जैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको ये स्टेबल हो जाएगा, ये इसका जब आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। जैसे जब वैलेंस शेल खाली था, कम था, तो उस केस में वो स्टेबल कम था, लेकिन जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसकी स्टेबिलिटी पूरी हो जाती है। ऐसे ही है, जैसे मान लो कोई आदमी को खाना नहीं मिल रहा है तो भूखे परेशान फिर रहा है वो, ठीक है, जब उसे खाना मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, तो वो सुकून में आ जाएगा। ऐसे ही ये एलिमेंट है, इनके आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन जो है इनकम्प्लीट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इधर उधर फिरते रहेंगे, ठीक है ना, वो अनस्टेबल रहेंगे। और जैसे इनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा किसी भी तरीके से, तो फिर ये इधर उधर नहीं जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। तो जब आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती है, एक तो आउटर शेल कंप्लीट है और दूसरा ये स्टेबल हो जाता है। ये जो दो टेंडेंसी है, यानी ये जो दो वजह है, इसी के वजह से कोई भी एलिमेंट चाहता है कि बॉन्ड बनाया जाए, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि बॉन्ड बनाया जाए, बॉन्ड बने, बॉन्ड बना के मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, ताकि मैं अपना स्टेबल हो जाए और मेरा ये भागदौड़ खत्म हो जाए। कितनी बात समझ में आई? तो ये तो था हमारा कॉज ऑफ बॉन्डिंग, ठीक। अब क्या बताया, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल का क्या मतलब होता वो बताने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ। आगे चले हम लोग, यहाँ पे देखते हैं जो एलिमेंट होते हैं उनका अपना एक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी एलिमेंट होगा उसका अपना एक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, और उसी के हिसाब से वो पहचाना जाता है, क्योंकि वो अलग होता है। लेकिन जब कभी किसी के साथ वो बॉन्डिंग बनाएगा तो जाहिर है उस दूसरे वाले का भी
अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहा होगा और इसका भी, तो फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में, उनके भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन हो जाएगा और कुछ नए टाइप के चीजें बन के आती है। और जो नए टाइप के बन के आता है उनका केमिकल एंड फिजिकल अलग हो जाता है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले इसको समझाता हूँ केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281, हम बेसिक लिख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। इसके थर्ड शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि थर्ड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितनी बात सुन रहे? थर्ड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता, मगर इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एक दे रखा है क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 ऐसे लिख देंगे, ठीक। क्या बताया कि क्लोरीन का थर्ड शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के थर्ड शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, ऑक्टेट के हिसाब से, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो क्या समझ में आया कि इसको जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अगर लेना चाहेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, उतना इसके पास सोडियम के पास है नहीं, तो ये देना प्रीफर करेगा, ये प्रीफर करेगा कि मैं डोनेट कर दूं। क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, और जब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन के, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो ये चाहेगा कि मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये है कि किसी तरह से कोई एक ले ले हमारा, तो ये अब देने की टेंडेंसी, सोडियम डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा और क्लोरीन जो ना गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन सोडियम का अपना एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्लोरीन का अपना एक केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। इंडिविजुअली अगर क्लोरीन को पढ़ा जाए या फिर सोडियम को पढ़ा जाए तो उनका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। अब क्या होगा जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये एक दे देगा ये एक ले लेगा, तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे, ये हम बताएंगे आगे चल के कि ये किस तरह का बॉन्ड बनता है। मगर ये अपना सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इस तरह से ये एक सोडियम क्लोराइड का ये कंपाउंड बन गया है, ये बॉन्डिंग बन गया आपस में सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में। और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया और ये डोनेट करके अपना कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जब इसका चला जाएगा तो इसके पास इतना ही बचेगा, ये कंप्लीट रहेगा, इसको मिल जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सोडियम क्लोराइड जो बन के आया, ये जो कंपाउंड है, इसका जो नेचर है बिल्कुल ही अलग है सोडियम से एंड क्लोरीन से, सोडियम से एंड क्लोरीन से, दोनों से बिल्कुल अलग नेचर है। यानी इसका सोडियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट है इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, जो हम लोग खाने वाला नमक होता है उसको, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्ट आता है हमारा, कितनी बार सुन रहे, ये हमारा खाने वाला ये बिल्कुल अलग नेचर का हो गया। सिंपली सोडियम हम लोग नहीं खाते, नमक जो होता है खाली सोडियम अगर हम सोचे कि हम लोग खा लेंगे नमक की जगह पे तो नहीं हो सकता, उसका वो नेचर नहीं है। क्लोरीन को अगर ले लेंगे तब भी वो सॉल्ट की जगह नहीं काम रोल प्ले करा, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं इस तरह से कंपाउंड बना लेते हैं तब ये सॉल्ट बन जाते हैं। और फिर ये जो सॉल्ट होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है फूड आइटम के लिए, क्योंकि नमक हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। कितनी बात समझ में, तो क्या समझ में आया कि इन दोनों के आपस में एक बॉन्ड बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आया है उसका जो नेचर है फिजिकल एंड केमिकल बिल्कुल अलग बन गया, बिल्कुल अलग आ गया, बदल गया उसका, ये बदल गया। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल मतलब उसका फिजिकल एंड केमिकल नेचर बिल्कुल बदल जाता है। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये समझ में आ गया, एक दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा लेते हैं, क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जानते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एक गैस होता है
और एक हाइड्रोजन का अगर नेचर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है ये। जितने भी फ्यूल्स हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मीथेन है, इथेन है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ये सब में हाइड्रोजन होते हैं। इवन सन के अंदर बहुत हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो भी अच्छा फ्यूल है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। कितनी बात सुनी। तो ये एक तरह फ्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है, लिया जाता है, जलाने के काम में लिया जाता है। कितनी बात सुनी। इसी तरह से ये एक हमारा कंपाउंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जानते हैं, इट हेल्प टू बर्न, यानी किसी चीज़ को जलाना हो तो उसको बगैर ऑक्सीजन का नहीं सर जल सकता है। किसी भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है। चाहे हम लोग पेपर जलाए, चाहे, ठीक है, चाहे कागज़ जलाए, या और भी किसी चीज़ को जलाना चाहेंगे तो ऑक्सीजन के बिना जलता नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन हेल्प टू बर्न। कितनी बात सुनी। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एक रिएक्शन करके यहाँ पे ये दे रखा UH प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। ये हमारा एक रिएक्शन होता है, H2O बनता है, वाटर। ये ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन करने के बाद हमें वाटर बनता है। वाटर भी हम लोग जानते हैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और पानी, पानी है तो जिंदा है। हाइड्रोजन जो है इसका जो नेचर है वो जलने का नेचर है, ये जलता है ना। ऑक्सीजन क्या है, इसका जलाने में हेल्प करता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। पानी जो आग जब लगता है तब बुझाते हैं। कितनी बात में, आग जब लगता है तो पानी से बुझाते हैं। तो इसका नेचर बदल गया। इसका नेचर कुछ और था रिएक्शन से पहले, इसका नेचर कुछ और था, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो इसका नेचर कुछ और बन गया। ये केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यानी बॉन्डिंग तो पहले इसलिए करता है कोई भी एलिमेंट, बॉन्डिंग इसलिए करता है, वो इसलिए करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और वो ऑक्टेट जब कंप्लीट करता है तो जाहिर है किसी दूसरे तीसरे के साथ वो एक मॉलिक्यूल बनाता है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है। जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे वो मिल के बना है उसके प्रॉपर्टी से अलग हो जाता है। जैसे कि ये वाटर है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बना है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो जलने का था, ऑक्सीजन का जलाने का था, इसका बुझाने का हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी है वो बदल जाता है बिल्कुल प्रोडक्ट में। इसको हम बोलते हैं केमिकल। यानी जब भी कभी एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंबाइन करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका जो नेचर है वो केमिकली और फिजिकली भी बदल जाता है। यहाँ तक कितनी बात समझ में आई। वो हमने कुछ बातें बताई, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है। क्यों ये एग्रीमेंट करते हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, चाहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जब वो बॉन्ड बन जाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। और वो जब कंपाउंड्स बन के आते हैं तो उनका जो केमिकल बिहेवियर है बिल्कुल बदल जाते हैं। कितनी बात सुनिए, उसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ तक समझ में बात आ गई। ये था हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, वो तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब क्या पता है कि इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग के बाद, कि किस किस तरीके से एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो वो आता है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, किस किस तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखा गया है कि कुछ कोई का एलिमेंट किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आता है। तो अगला जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, वो मैं लिखाता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब बॉन्डिंग दे रखा है। वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं मगर ऐसे हम लोग ले रहे हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे दे रखा एक कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से तीसरा दे रखा हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे आगे बहुत सारे हैं। एक मेटालिक बॉन्ड भी दे रखा है, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। ठीक है ना, लेकिन मेनली हम लोग का ये तीन मेन है, ये तीन मेन है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड जो ना मेन बॉन्ड है। हम लोग इसी का देखेंगे कि क्यों एलिमेंट किस किस तरीके से अपना ये इन, जब आयनिक बॉन्ड किस कंडीशन में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड किस कंडीशन में बनाया जाता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। ठीक है, इनको हम लोग बनाने का इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या बताया है कि जब भी कभी हम लोग बॉन्डिंग के बारे में लिखेंगे तो जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, इनर शेल का नहीं करते हम लोग। जो आउटर शेल यानी जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उस वैलेंस शेल पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस वैलेंस शेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीके दिए हैं एक दो। तो उसमें लेविस का नाम बहुत आता है, लेविस का, कोसले का नाम बहुत आता है। उन लोगों ने एक अपना तरीका दिया है कि आउटर शेल पे यानी वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता चलता है कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन लेगा, कौन क्या करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस क्रॉस स्ट्रक्चर। तो हम लोग उसको देखते हैं, ये क्या है इसको मैं बता रहा हूं। जैसे कोसेल लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, स्पेशली लेविस का आता है, लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आता है। लेकिन उस वक्त कौशल ने भी इसके साथ ही थे, दोनों साथ ही काम किए थे। तो इसलिए कौशल लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के नाम से इसको दिया था। ये जो है 1916 में ये पूरा कंसेप्ट दिया गया था। इसमें क्या करते हैं कि जो आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कार्बन का बताया था, तो कार्बन में आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 ऐसे दिखाएंगे। ये जो डॉट दिखा रहे हैं या लिख रहे हैं, ये लेविस का दिया हुआ, लेविस, क्वेश्चन लेविस का आइडिया दिया हुआ है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना आउटर शेल का। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। तो 6 होता है आउटर शेल पे। तो हम लोग उसको चाहे तो 6 को कैसे दिखाएंगे, ये 2 यहाँ दिखा दिया, 2 यहाँ दिखा दिया, 1 2 यहाँ दिखा दिया। क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, डॉट से भी दिखाते हैं, क्रॉस से भी दिखाते हैं। ये डॉट और क्रॉस जैसे भी चाहे दिखा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट जैसे हमारे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सिर्फ आउटर शेल का दिखाएंगे, इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं दिखाते। ठीक है, सिर्फ आउटर शेल का। तो वो ये इस तरह से हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया, क्रॉस से चाहते क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को रिप्रेजेंट करने का कोसेल लेविस ने अप्रोच दिया है कि जब भी कभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लिखेंगे तो द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनर शेल हैव नो रोल इन केमिकल बॉन्डिंग। The electron which is present on the valence shell or the outer shell have significant role in chemical bonding. ठीक है, so we have to write or represent the electron which is present on the outermost shell, that is significant. ठीक है, यानी जो आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन है उसी को लिखेंगे, बताएंगे, उसी का अहमियत है, वही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और चूंकि हम लोग एक ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल तो जानते हैं, ऑक्टेट रूल ये भी लेविस का दिया हुआ है, ऑक्टेट रूल।
octet rule. According to this rule, ठीक है, each atom has tendency to have 8 electrons on its outermost shell. हर एटम चाहता है कि उसके आउटर शेल पे या आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये जो टेंडेंसी होता है इसी को ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। ऑक्ट मतलब 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो ऑक्टेट रूल क्या कहलाता है। ये कितनी बात समझ में आई? तो ये कॉसल लेविस का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, कि वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है आउटर शेल का, इनर शेल की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी के बेस पे आगे जो बॉन्डिंग बनेगा उसको हम लोग बॉन्डिंग को दिखाएंगे कैसे बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बॉन्डिंग का जो डेफिनेशन लिखा अभी हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है, एग्रीमेंट बिटवीन 2 एटम और मोर देन 2, हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है ताकि समझ में आ सके आसानी से। मगर एक टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन दे रखा है, वो डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूँ बॉन्डिंग का, कि बुक में क्या टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है डेफिनेशन बॉन्डिंग का। तो बुक के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, इसे मैं मिटा दूँ। द अट्रैक्टिव forces which hold the constituent constituent में atoms, ions, etc. constituent together in different species is known as chemical bonding. ये लिटरल डेफिनेशन इसमें बुक में लिखा हुआ है। द अट्रैक्टिव forces which hold the constituent मतलब एटम्स है, आयंस है, टुगेदर इन डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ये लिटरल डेफिनेशन है, मगर इसका मतलब जो हमने पहले बताया कि एग्रीमेंट बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स आयंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, वो भी बहुत बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये समझने के लिए था। आगे चलेंगे हम लोग, तो अगले जो क्लास में हम लोग जाएंगे तो अगला जो करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो लिखाया है और उसका फिर कैसे बनता है वो पूरा हम बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज यही पहले देते हैं।